हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। इससे पहली वाली वीडियोस में हमने रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि हेलो एल्केन्स 3 टाइप की रिएक्शंस शो करती हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, जिसमें हम 3 टाइप की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एरीन्स 3 टाइप की रिएक्शंस शो करती हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं वो हेलो एल्केन्स तो बहुत अच्छी देती हैं, लेकिन हेलो एरीन्स जो होती हैं दे आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके रीज़न क्या हैं? इसके यहाँ पे 4 रीज़न हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट रीज़न है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या है कि हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है। हेलो एल्केन इस तरह के होते हैं CH3 CH2 Cl। अब यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं बनता है। लेकिन हेलो एरीन्स में अगर आप देखेंगे तो ये एक हेलोजन एटम है जिसके ऊपर क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये बेंजीन रिंग है इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लॉन पेयर सिंगल डबल इस तरह का कॉन्जुगेशन यहाँ पे बन जाता है, और बन जाने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हेलोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस शो करते हैं। और रेजोनेंस शो करने की वजह से क्या होती हैं कि इनकी यहाँ पे इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखें कि क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, जबकि जो ओरिजिनल है उसके कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हम जब इसका हाइब्रिड फॉर्म करेंगे, हाइब्रिड बनाना चाहेंगे, तो हम ऐसा बनाएंगे कि जो कार्बन है यहाँ पे और इनके ये कार्बन कार्बन के बीच में, सभी के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड और पार्शियली सिंगल बॉन्ड, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी ये क्लोरीन है, ये तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इनकी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में या सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, डबल बॉन्ड भी होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है। और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड से मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसको क्लीवेज करना, बॉन्ड क्लीवेज जो है पार्शियल डबल बॉन्ड को का बॉन्ड क्लीवेज करना सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। और डिफ़िकल्ट होने की वजह से ये जो क्लोरीन है या फिर हेलोजन एटम जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह निकलना मुश्किल होगा। इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनके लिए क्या होंगी, कम होंगी। फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से ये हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम शो करती हैं। सेकंड रीजन है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलो एरीन में sp2 होती है, जबकि हेलो एल्केन्स में sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना आप जानते हैं, अगर किसी कार्बन के ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच हों तो वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हों तो वो sp2 कार्बन होता है, और अगर सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड हों तो वो sp कार्बन होता है। तो 3 इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अगर देखें यहाँ पे हेलो एल्केन्स में तो सारे के सारे बॉन्ड जो हैं जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, मतलब 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल एक s और 3p, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल हैं जिसमें से एक s है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि परसेंट s करेक्टर जो है इसमें सिर्फ 25% है। जबकि यहाँ पे हेलो एरीन्स की बात करें तो हेलो एरीन में sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे है देख लीजिए, यहाँ पे 1 सिग्मा सेकेंड सिग्मा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा होता है। अगर डबल बॉन्ड की बात करें, 1 डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड की बात करें तो वहाँ एक सिग्मा और एक पाई होता है, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें एक डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा की वजह से यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, एक s और 2p ऑर्बिटल है, मतलब टोटल 3 ऑर्बिटल हैं जिसमें से एक s है। परसेंटेज निकालेंगे तो 1/3 है ना,
1/3 बोल सकते हैं, या परसेंटेज में इसको एस करेक्टर बोलना चाहें तो परसेंटेज एक्स एस करेक्टर जो है वो 33.33% आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब परसेंट एस करेक्टर जो है वो किस में कम है, इसमें कम है, और ज़्यादा किस में है, हेलो एरिन्स में ज़्यादा है परसेंट एस करेक्टर इस कार्बन का। अब इस एस करेक्टर से क्या होता है, इस एस करेक्टर से होता है कि जिसमें जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है वो उतना ही न्यूक्लियस के पास होता है। न्यूक्लियस के पास होने से क्या होगा, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। या ऐसे बोल दें कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, उसके बाद sp2 कार्बन की, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो sp की होती है। हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंसीडर कर रहे हैं, अभी हम यहाँ 2 के बारे में बात कर रहे हैं, sp3 कार्बन और sp2 कार्बन। एस करेक्टर ज़्यादा जो है वो sp2 में है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी ज़्यादा है, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और इस अट्रैक्ट करने की वजह से कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो हेलो एरिन्स में शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। अगर क्लोरीन कार्बन क्लोरीन का एग्जांपल लें तो कार्बन क्लोरीन का जो एग्जांपल है वो हेलो एल्केन्स में, अगर यहाँ हेलोजन की जगह क्या रख दें, क्लोरीन रख दें, तो क्लोरीन जो बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वो हेलो एल्केन्स में कितनी होती है, 177 पिकोमीटर। वहीं यहाँ पे हेलो एरिन्स में इस हेलोजन की जगह अगर क्लोरीन लगा दें तो कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ जो है वो यहाँ पे 169 पिकोमीटर होगी। ध्यान देना कि जितनी ज़्यादा शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी वो उसको ब्रेक करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे हेलो एरिन्स की बात करें तो हेलो एरिन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या फिर कार्बन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट डिफरेंट होने की वजह से कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई, और शॉर्ट होने की वजह से क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्लियर है। थर्ड जो रीजन है वो है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। फिनाइल कैटाइन का मतलब क्या है कि देखो, अगर ये रिएक्शन हम जानते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 मैकेनिज्म से होती है, SN1 और SN2। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने देखा था कि इनमें इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन फॉर्म होता है। मतलब जो भी आपने हेलो एल्केन या हेलो एरिन ली है, अगर हेलो एरिन्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें से क्लोरीन जो है, हेलोजन एटम जो है वो रिमूव होता है, और एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होता है। और इसकी स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोकैटायन की, वो ही रिएक्टिविटी को डिसाइड करती है। जितनी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतनी ही रिएक्टिविटी ज़्यादा है SN1। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट आपके सामने बना है उसको बोलते हैं हम फिनाइल कार्बोकैटायन या फिनाइल कैटायन। और ये फिनाइल कैटायन जो होता है इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं लोकलाइज ये पॉजिटिव चार्ज है जो रेजोनेंस शो नहीं करता। और रेजोनेंस शो नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है। इसी की वजह से जितने भी हेलो एरिन्स हैं वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती। और लास्ट रीजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस रिएक्टिव होने का वो है बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन, इट इज़ लाइक लेस लाइकली टू फॉर्म फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच द इलेक्ट्रॉन रिच एरिन्स। अब देखो यहाँ पे एक जो है रीज़न वो ये भी है कि ये सपोज मैंने ये एक हेलो एरिन बनाया, उस हेलो एरिन के इस बेंजीन रिंग के ऊपर जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने वाला है, इसके ऊपर ऑलरेडी 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। मतलब ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, और ये न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से ये रिएक्शंस क्या होंगी, बहुत कम होंगी। ठीक है, तो ये जो है वो रिएक्टिविटी तो बहुत कम है, लेकिन कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस में इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करा दिया जाता है। जैसे अगर इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम NaOH से करवाते हैं, किस पे, कौन सी कंडीशन पे, 2 6
323 केल्विन टेम्परेचर, इतने हाई टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसी ड्रास्टिक कंडीशंस में हम NaOH की रिएक्शन जब करवाते हैं तो क्लोरीन जो होता है वो रिमूव हो जाता है और OH उसकी जगह लग जाता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशंस देख रहे हो आप, कंडीशंस बहुत ड्रास्टिक हैं, मतलब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब क्या किया जाए कि ये रिएक्शन क्या ऐसे ही होंगी? हाँ, एक तरीका तो ये है कि ऐसी ड्रास्टिक कंडीशंस ली जाएं। दूसरा तरीका ये है कि ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो पैरा कौन सी होती है? ऑर्थो तो इसके नेबर वाली कंडीशन होती है, मतलब 1-2 पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं और 1-4 कंडीशन को हम क्या पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। तो 1-2 पोजीशन या 1-4 पोजीशन वाली जो पोजीशंस हैं, इन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, क्या लग जाए? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग जाए। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर सपोज NO2 फॉर्म लग गया, जैसे आगे हम देखें कि यहाँ पे अगर NO2 लग जाए, किस जगह पे? या तो इस पैरा पे या फिर ऑर्थो पैरा पे, है ना, ऑर्थो पे लग जाए, तो क्या होगा? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे वो क्या करेंगे? इस रिंग के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे एक तरह से। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा कम हो जाएगी वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वहाँ पे अटैक करने के लिए उतना ही ईजी फील करेगा। तो जैसे अगर हम बात करें कि एक NO2 लगाया, कौन सी पोजीशन पे हमने लगाया? इस पैरा पोजीशन पे लगाया, तो टेम्परेचर जो है वो 443 केल्विन पे ही हो जाएगा और प्रेशर जो है वो नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक ही लेंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाती है, मतलब क्लोरीन जो है उसकी जगह OH लग जाता है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो गई। अगर 2 लगा दिए जाए, मतलब एक इस ऑर्थो पे और एक इस पैरा पे लगा दिया जाए, तो कंडीशन और भी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मतलब 368 केल्विन टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, और एक और लग सकती है पैरा पोजीशन, ये वाली ऑर्थो कंडीशन और खाली है। अगर ये ऑर्थो कंडीशन पे भी एक NO2 ग्रुप लगा दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा? सिर्फ वार्म वाटर से ही ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी इस हेलो एरीन की। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, मैंने बोला ऑर्थो एंड पैरा कंडीशन पे ही हमें क्या लगानी है? हमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तभी इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो इसकी कंडीशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? ये हम इस मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। देखो, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये मैंने एक पैरा पोजीशन पे लगाया और एक मैं मेटा ऑर्थो पे भी लगा के देख सकते हैं, ये एक पैरा पे है, ये ऑर्थो पे है, और एक हम लगा के देखेंगे किस पे? मेटा पे, ठीक है। 1-4 कंडीशन पे लगाया है तो इसका मतलब ये पैरा पोजीशन पे हमने लगाया है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, ठीक है। और ये हमने ऑर्थो कंडीशन पे लगाया है, ये ऑर्थो NO2 जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे लगाया है, और यहाँ पे मेटा पे लगाया है। अब देखना है इसमें, समझना है इस चीज़ को, ये रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी पाथ फॉलो करेगी? SN2। ये तो हम देख चुके हैं, क्योंकि SN1 तो बनेगा ही नहीं, फिनाइल कैटायन बनेगा जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो SN2 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन फॉर्म होता है, समझ लेना है इस चीज़ को, छोटी सी बात है, इसको बस समझ लो, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये कार्ब कैटायन, ये न्यूक्लियोफाइल जो है OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पे ये क्या बनेगी? इस तरह की एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और जब जैसे ही इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, शिफ्ट हो गए, और इस नेगेटिव के ऊपर, इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया और यहाँ पे इस तरह से ये कंडीशन बन गई। अब जैसे ये कंडीशन बनी तो एक एनाइन फॉर्म हो गया, कार्ब एनाइन फॉर्म हो गया, इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन। अब ये इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन में देखो, नेगेटिव सिंगल डबल एक कॉन्जुगेशन मिल गया, और कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर में या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गए।
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगेन यहाँ देखें नेगेटिव सिंगल डबल, यहाँ पे अगेन एक कॉन्जुगेशन बन गया, और कॉन्जुगेशन बनने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये जो पाई, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो पाई में कन्वर्ट हुए, पाई के इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर में कन्वर्ट हुए, और ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे गौर से देखना आप, ये नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कौन कौन सी पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है, इस पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरीन यहाँ पे थी, इस पोजीशन को 1 2, और ये 4th नंबर पे हो रही है यहाँ पे 1 4। अगर यहाँ पे देखें ये क्लोरीन जो है इसके 1 2, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इन ग्रुप, इन पोजीशन पे, मतलब कौन कौन सी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फॉर्म लग जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, और इस इंटरमीडिएट को या इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। और स्टेबलाइज करेगा तो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, स्लो स्टेप जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेबल इंटरमीडिएट या स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। और जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब रिएक्शन जो है ये उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा ये पैरा पे लगा है, मतलब पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी। इसी तरह से ऑर्थो पे भी लगा के देख लीजिए, हम देख ही चुके हैं कि ऑर्थो पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, तो ऑर्थो पे भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, इस इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। अच्छा, बात करें अगर हम मेटा कंडीशन की, कि मेटा कंडीशन पे अगर लगाया, मेटा पोजीशन पे अगर लगाया तो क्या कंडीशंस बनती हैं। मेटा पोजीशन पे लगाया तो हम देख रहे हैं कि मेटा पोजीशन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई है, मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज ही नहीं हो रही है, और इंक्रीज नहीं हो रही है तो इसे NO2 को लगाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है इस हेलो एरिन की, उसमें भी कोई ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है रेजोनेंस की वजह से हेलो एरिन्स में, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे। तो कौन सी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो ये जो है, अच्छा ये रिएक्शंस जो हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं, वो ज़्यादातर कौन देती हैं, हेलो एल्केन्स। अच्छा, बहुत कम देती हैं, हमने यहाँ पे पहले ही बात कर ली है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो एक्सट्रीमली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए एरिल हैलाइड एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव हैं, ये हम बात कर चुके हैं। तो हम सेकंड टाइप की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जो हेलो एरिन ईजिली देती हैं, वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप समझ ही गए होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों दे रही हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ऑर्थो, ये पैरा और यहाँ ऑर्थो, इन कंडीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज है, इलेक्ट्रॉन रिच ये है। अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ई पॉजिटिव, ईजिली कहाँ अटैक कर सकता है, इस इन ऑर्थो पैरा, इन ऑर्थो कंडीशंस पे या इस पैरा कंडीशन पे अटैक इजीली कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजीली अटैक करेगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो हेलो एरिन्स बहुत इजीली देती हैं, अच्छे से देती हैं, समझ लिए। ठीक है, तो बात करें हेलो एरिन्स जो है वो मैंने अभी बात कर दी कि बात की है, क्योंकि ये हेलोजन एटम के ऊपर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं, और लॉन पेयर की वजह से कॉन्जुगेशन फॉर्म हो जाता है, लॉन पेयर सिंगल डबल, इस वजह से ये रेजोनेंस शो करते हैं, और रेजोनेंस की वजह से इस ऑर्थो एंड पैरा कंडीशंस पे क्या आ जाती हैं। एक मैं आपको फाइनल इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से बना दिया, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो, ये दो ऑर्थो कंडीशन और एक पैरा कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, देखो समझना, इलेक्ट्रोफाइल को हम E प्लस से लिखते हैं। E प्लस मतलब, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, तो प्लस इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो कहाँ होगा, इन ऑर्थो कंडीशंस पे हो सकता है या फिर पैरा पे होगा। अब इनमें ध्यान देना कौन सी जगह पे ज़्यादा अटैक होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे इस ऑर्थो पे अगर ये अटैक होता है तो ये हेलोजन एटम और इस ऑर्थो पे लगने वाला, अगर मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, दो कंडीशन बनती हैं, ये हेलोजन है और यहाँ पे मैं इस तरह से कर देता हूँ ना, और यहाँ पे क्या है आपका एक इलेक्ट्रोफाइल लगा, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रोफाइल और हैलोजन एटम के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। और ये पैरा पे लगा, तो इलेक्ट्रोफाइल और हैलोजन एटम काफ़ी दूर दूर हैं, तो रिपल्शन कम होगा। तो पैरा जो सब्सटीट्यूटेड जो होगा, पैरा सब्सटीट्यूटेड या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो पैरा से पैरा पोजीशन पे बन लग रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जिस प्रोडक्ट में पैरा पोजीशन पे लग रहा है वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहली बात हुई कि ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन कौन सी ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करते हैं, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हैं हैलोजन जो होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग रहे हैं। ठीक है, ओके। सेकंड बात जो है वो ये है कि हैलोजन एटम के लिए अगर आपको पता होगा, याद रखने वाली बात है, आपने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जीओसी में, कि हैलोजन एटम के लिए, है ना, हैलोजन स्पेशली क्लोरीन के लिए अगर बात करें तो -I इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है +R से। मतलब इनका रेजोनेंस जो होता है वो कम इफेक्टिव होता है, इनका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब हैलोजन एटम हैं, तो हैलोजन एटम जो होते हैं वो -I इफेक्ट भी शो करते हैं। -I का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश, मतलब अट्रैक्ट करते हैं -I इफेक्ट के थ्रू। तो ये जो है हैलो एरीन्स जो हैं, किसके कंपैरेटिवली, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, बेंजीन से। बेंजीन के कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। दो बात हैं, एक तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं इस हैलोजन की वजह से, ठीक है, और दूसरा क्या है कि बेंजीन के कंपेयर अगर करें, बेंजीन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बेंजीन में कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं लग रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्या कर रहा है, इस बेंजीन रिंग से दूर लेके जा रहा है। तो बेंजीन के ऊपर तो खूब सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी खूब है, लेकिन इस हैलोजन एटम के लगने से इस बेंजीन रिंग के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए ये हैलोजन जो होते हैं वो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। दो अलग अलग चीज़ें ध्यान देना इन सब को, कि जो हैलोजन है वो, हैलोजन जो एटम है वो रेजोनेंस की वजह से तो क्या हुआ है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और दूसरी बात जो है वो बेंजीन से कम रिएक्टिव हैं, कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव हैं, किसकी वजह से, -I इफेक्ट की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया ये वाली बात। तो इतनी सी बात ध्यान रखना कि हैलोजन एटम जो होते हैं, यहाँ पे मैं इसको आपको समराइज करके लिख दूँ यहाँ पे, कि जो हैलोजन, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जो भी हैलोजन एटम है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि किसकी वजह से है, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, और स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग है। कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है कि ये बेंजीन रिंग के कंपैरेटिवली ये क्या कर देते हैं, हैलोजन एटम जो होते हैं वो बेंजीन को स्लाइटली कम एक्टिवेट कर देते हैं, किसकी वजह से, -I इफेक्ट की वजह से। समझ में आया। अच्छा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने का मतलब प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा या मेटा पे लगेगा, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो हैलोजन जो हैं वो रेजोनेंस के थ्रू तो ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट का, कि ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, और I इफेक्ट या -I इफेक्ट की वजह से उसकी रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं। ये समझ में आ गया क्या आपको? अगर आ गया तो यस लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। 4 रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। इसमें क्या याद रखना है आपको, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन रहा है, बाकी तो आप इसमें बता ही देंगे कि या तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। पैरा पे जो लगेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, रीज़न हम देख चुके हैं, क्योंकि इसमें लेस रिपल्शन होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल और हैलोजन के बीच में लेस रिपल्शन होगा, इसलिए पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा बनेगा। तो आपको सिंपल सा है यहाँ पे, अब आगे की ये 4 रिएक्शंस में क्या देखना है कि इनमें क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या बनना है। देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, ये हैलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में भी क्लोरीनेशन पढ़ते हैं। तो क्लोरीनेशन के लिए लिया क्या जाता है, क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस FeCl3 लिया जाता है। देखो एनहाइड्रस FeCl3 जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए लिया जाता है, कैटलिस्ट की तरह आप कह सकते हो इसको, ठीक है। बेसिकली रिएक्शन जो है वो क्लोरीन की ही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्लोरीन जो है वो तो होमोलाइसिस होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सिर्फ क्लोरीन होता तब। लेकिन यहाँ पे एनहाइड्रस FeCl3 जो होता है वो क्या किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, यहाँ से हेट्रोलाइसिस करवाता है। कैसे करवाता है, कैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। बाकी तो आप कर ही दोगे, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी में तो क्या है, यहाँ इसकी ये एक तो ये है ऑर्थो कंडीशन और एक पैरा कंडीशन, इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। और इलेक्ट्रोफाइल आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से क्लोरीन प्लस जनरेट होगा, और क्लोरीन प्लस एक तो कहाँ लग जाएगा, पैरा पे लगेगा, तो देखो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और एक ऑर्थो पे लगेगा तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और हम अभी देख चुके हैं कि मेजर कौन सा होगा, जो पैरा पोजीशन पे लगेगा वो मेजर होगा। लेकिन हम अभी देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ। ये देखो इधर देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ, ये हम देखते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, किसका जनरेशन देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से जनरेट हुआ है। देखो ये क्लोरीन जो है वो AlCl3 या FeCl3 भी यही काम करेगा, लुईस किसकी तरह, एसिड की तरह, ठीक है। ये क्या करेगा, इस लॉन पेयर इसमें से एक क्लोरीन को, इस क्लोरीन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और AlCl3 या AlCl4 माइनस या FeCl4 माइनस फॉर्म कर देगा। FeCl4 माइनस अगर FeCl3 लिया है और AlCl3 लिया है तो AlCl4 माइनस फॉर्म कर देगा। तो यहाँ इस क्लोरीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, मतलब ये एक क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। किसकी वजह से जनरेट हुआ है, देखो यहाँ AlCl3 या फिर FeCl3 की वजह से जनरेट हुआ है। अगर ये FeCl3 या फिर AlCl3 नहीं होते तो क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव और इस तरह से नहीं बनता, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे क्लोरीनेशन जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो किसकी प्रेजेंस में होगा, एक लुईस एसिड लाइक FeCl3 या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, समझ गए। बाकी तो आप रिएक्शन यहाँ पे देख ही लिया, रिएक्शन में सिंपल सा यही होगा। नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या बनेगा, एक NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा। कैसे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा, देखो HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के वजह से एक NO2 इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, अगर थोड़ा सा देखना है तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक एसिड है, ये बेस की तरह काम करेगा। HNO3 बेस क्यों बोल रहा हूँ मैं, बेस तो नहीं होता, HNO3 तो एसिड ही होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरेटिवली ये क्या होगा, स्लाइटली ऐसा बोल सकते हैं, बेसिक बोल सकते हैं। तो जब दोनों एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक थोड़ा कंपैरेटिवली वीक एसिड को जब आप मिक्स करते हैं तो इसमें क्या होगा, HNO3 जो H2SO4 जो है वो HNO3 में से क्या करेगा, एक इस OH को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटोनेशन कर देगा किसका, HNO3 का। तो प्रोटोनेटेड ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। समझ में आया क्या, ये साइन जो है वो उल्टा लगा दिया कि ये H प्लस को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ इस तरह से बन जाएगा। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हों इसके पॉजिटिव, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिमूव हो जाता है। बहुत अनस्टेबल स्पीसीज होती है, और ये इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में क्या हो जाएंगे, H2O फॉर्म कर देते हैं। H2O फॉर्म कर दिया, और यहाँ क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो NO2 फॉर्म हो जाता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। और ये नाइट्रोनियम आयन ही किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है नाइट्रेशन रिएक्शन में। तो देखो नाइट्रेशन रिएक्शन जो है उसमें क्या होना है, NO2 फॉर्म हो गया। NO2 जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगना है, और ऑर्थो एंड पैरा में से आप बता ही देंगे कौन सा मेजर होगा, पैरा पे लगा हुआ जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, क्योंकि क्लोरीन और इस नाइट्रो ग्रुप के बीच में रिपल्शन कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सल्फोनेशन की।
नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जो है सल्फोनेशन। इसके लिए याद सिर्फ आपको क्या रखना है, रिएजेंट ही याद रखना है। रिएजेंट क्या लिया है, नाइट्रेशन के लिए जैसे HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, यहाँ सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे और हीट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हीट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा वो क्या बनेगा, SO3H प्लस फॉर्म होगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे लगेगा, पैरा पोजिशन पे SO3H जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये भी देख लेते हैं कि SO3H प्रोड्यूस कैसे हुआ। देखो यहाँ पे SO3H जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है। SO3H में यहाँ पे दो H2SO4, एक H2SO4 का ये मॉलिक्यूल और एक H2SO4 का मॉलिक्यूल ये है ना। शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दूँ H2SO4 ये और H2SO4 ये, इसकी स्ट्रक्चर है। तो इसमें से एक H2SO4 जो है एक प्रोटीनेशन हो जाएगा, इस तरह से प्रोटीनेशन हो गया, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल होती है, चलती रहती है। अब यहाँ से ये जैसे प्रोटीनेशन हुआ तो ये एक अनस्टेबल स्पीसीज बनी, और ये अनस्टेबल स्पीसीज में से अगर ये H2 है, अगर हीट कर दिया ये हमने, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, हीट कर रहे हैं ना, हीट यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो हीट करने की वजह से ये H2O निकल जाता है और क्या फॉर्म होता है, HSO3, एक H है और 3 ऑक्सीजन है, प्लस ये एक क्या फॉर्म होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है इस तरह से। वैसे आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, बाकी आपको कितना सा याद रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि सल्फोनेशन में SO3H प्लस जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है, नाइट्रेशन में NO2 प्लस फॉर्म होता है, रिएजेंट क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, ठीक है। और क्लोरीनेशन में जो होता है वो क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। तो ये रिएजेंट याद रखने हैं और उनसे इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है वो याद रखना है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में हमने देख लिया इस तरह से SO3H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ है, और वो ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म पोजिशन पर लग सकता है, तो पैरा पोजिशन पर लगेगा तो वो उससे मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो फ्रीडल क्राफ्ट में हम या तो CH3Cl लें या फिर CH3COCl लें। अगर CH3Cl लेते हैं तो इसको बोलते हैं एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, FCR एल्काइलेशन, शॉर्ट में इसको FCR बोलते हैं ना, FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट में अगर CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है वो CH3 पॉजिटिव फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, CH3 पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर CH3COCl लेते हैं, एसाइल हैलाइड लेते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोफाइल CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव फॉर्म होता है एक इलेक्ट्रोफाइल। अब बाकी तो आप इलेक्ट्रोफाइल आप समझ ही गए, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो या तो ऑर्थो पोजिशन पे लगेगा या पैरा पोजिशन पे, पैरा पोजिशन से मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे ये देखो ऑर्थो पे CH3 लग गया, ये पैरा पे CH3 लग गया, और मेजर प्रोडक्ट जो है वो पे किससे बन गया, 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इसी तरह से अगर एसाइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो CH3CO पॉजिटिव फॉर्म होता है, ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है, और ऑर्थो और पैरा में से मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो पैरा वाला पोजीशन पे बन जाता है। सिंपल है रिएक्शन। यहाँ पे एनहाइड्रस एक लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगी, सिंपल। कैसे कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें, मतलब एल्काइलेशन मतलब CH3 वाला है ना, R की जगह CH3 हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लुईस एसिड जो होता है वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और एक कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन बोल दीजिए, एल्काइल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो एसिटाइल क्लोराइड जो है उसमें से भी CH3Cl जो होता है वो क्लोरीन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा इस तरह का CH3CO, ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आप बनाना सीख गए। इस तरह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हुई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस हमने डिस्कस की।
क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। ये एग्जाम्पल दिया, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है, एक बार और बता देता हूँ। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय। रीज़न क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि ये हेलो एरीन्स जो होती हैं, इनमें ये हेलोजन एटम जो होता है वो रेजोनेंस की वजह से रेजोनेंस करता है, इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, इसीलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन ये हेलोजन जो होता है उसका माइनस आई ज़्यादा होता है रेजोनेंस से, इसीलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। इसीलिए बेंजीन के कंपैरेटिवली, किसकी कंपैरेटिवली, रिएक्टिविटी की हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे देख ली, ध्यान देना इसको, रिएक्टिविटी जो है वो हम किसके कंपैरेटिवली देख रहे हैं, बेंजीन के कंपैरेटिवली। तो माइनस आई जो है वो क्लोरीन जो है, इस तरह से मैं बना देता हूँ, ये क्लोरीन है, ठीक है, और ये एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इस तरह से। तो इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ये है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो वो कौन सा होगा, ये बेंजीन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी, ये हेलो एरीन्स कम करेंगी। रीज़न क्या है कि ये क्लोरीन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ज़्यादा अटैक किसके ऊपर करेगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेस अटैक किसके ऊपर करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, दो चीज़ें हैं कि इस रेजोनेंस की वजह से तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसकी डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग। जबकि अगर जर्नल रूल की बात करें ना, तो जर्नल रूल क्या होता है कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो जर्नली कैसे ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन क्लोरीन के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, आगे हम बात करते हैं, ये सारा लिख रखा है, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जो ये हेलो एरीन्स शो करती हैं, वो है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ में रिएक्शन की बात करें तो मेटल्स के साथ में रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बोर्ड्स रिएक्शन हेलो एल्केन्स की देख चुके हैं, जहाँ पे हेलो एल्केन्स जो हैं वो सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और वो क्या हो जाते हैं, आपस में ज्वाइन होकर एल्केन फॉर्म करते हैं। हेलो एल्केन्स में जो होता है वो वुड्स रिएक्शन होती है, और फिटिंग रिएक्शन जो होती है वो हेलो एरीन शो करते हैं। सेम कंडीशन जो होती हैं वो वुड्स रिएक्शन वाली ही अप्लाई होती हैं। हेलो एरीन्स along with analogous compound when treated with sodium and dry ether in which two aryl group are joined together, it is called fitting reaction। तो यहाँ पे सेम है, ये अगर हेलो एरीन्स हैं तो फिटिंग रिएक्शन होता है, और अगर इस हेलो एरीन की जगह हेलो एल्केन होता है तो वो वुड्स रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ये फिटिंग रिएक्शन हो गया। अच्छा, अगर एक हमने क्या लिया, हेलो एल्केन लिया, सॉरी हेलो एरीन लिया, और एक हमने हेलो क्या लिया, एल्केन लिया, तो हेलो एल्किन जो है वो वुड्स रिएक्शन देंगे, और ये हेलो एरीन जो है वो फिटिंग रिएक्शन देंगे। तो इन दोनों को मिला के हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोल देते हैं, जो होगी किससे, सोडियम की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं। तो ये इस तरह के हमें फॉर्म होते हैं, CH3 ये बेंजीनिंग के ऊपर एल्काइलेशन हो जाता है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप लग जाता है। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म होगा, ये ध्यान देखना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो होता है उसमें सिर्फ ये ही नहीं फॉर्म होगा, क्या क्या फॉर्म होगा, ये वाले भी फॉर्म होंगे, मतलब दो ये फिटिंग रिएक्शन भी हो जाएगी। फिटिंग रिएक्शन होगी तो इस तरह से दो ग्रुप एराइल ग्रुप जो हैं वो भी ज्वाइन हो जाएंगे, इस तरह से, है ना, इस तरह का एक प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। साथ में यहाँ पे दो एल्काइल हैलाइड के जो एल्काइल ग्रुप हैं वो भी आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक मिक्सचर फॉर्म होता है। अ मिक्सचर ऑफ एन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड गिव्स एन एल्काइल एरीन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में दोनों होते हैं, लेकिन आप ध्यान देना इस चीज़ को कि यहाँ पे एक मिक्सचर फॉर्म होता है। ठीक है, सिर्फ सिंगल टाइप का ये सिर्फ एल्काइल एरीन ही फॉर्म नहीं होता, साथ में ये भी हमारे पास फॉर्म होते हैं, तो मिक्सचर फॉर्म होता है। क्लियर है? फिटिंग रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये हमारी रिएक्शंस हुई किसके बारे में, ये सारी की सारी रिएक्शन हुई हेलो एरीन्स की रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स।